नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गेहूं की करे वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। मिट्टी का परीक्षण कराकर करें रबी फसलों की बोनी। हमारे राज्य में रबी फसलों में ली जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और प्रदेश में जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह समय इसकी बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की, जो कि रबी की एक प्रमुख फसल है हमारे प्रदेश के लिए। गेहूं की बुआई की बात करें तो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक जो है इसका बुआई का समय एकदम उपयुक्त होता है। उन्नत प्रजातियों की अगर इसमें बात की जाए तो MP 1203, MP 3382, GW 322 और GW 366, HI 1544, HI 8759, जो कि सिंचित अवस्था के लिए बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। और अगर असिंचित किस्मों की बात की जाए तो उसके लिए JWS 17 एक अच्छी वैरायटी है। MP 3020 ये भी अच्छी वैरायटी है एक इस असिंचित अवस्था के लिए। और जो किसान भाई देरी से बुआई कर रहे हैं उनके लिए लोकवान एक जो किस्म है वो बहुत ही अच्छी है, जिसको अगर आप दिसंबर के बाद बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ MP 1202 ये भी देरी से बुआई के लिए एक उन्नतशील किस्म है। गेहूं की खेती चाहे सिंचित या असिंचित दशा में करनी हो, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। सामान्य pH वाली जीवांश से भरपूर मृदाएं सोने पर सुहागा का काम करती है। उसरीली भूमियों में खेती पानी की समुचित व्यवस्था होने पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। गेहूं मौसम के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। इसके उचित अंकुरण हेतु तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस, कल्ले के फूटने के समय 13 से 20 डिग्री सेल्सियस एवं दाना बनने की अवस्था में 20 से 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी की। तो सबसे पहले तो आप जो पुराने फसलों के अवशेष है उसको अच्छी तरह से बिल्कुल साफ कर लें। अपने खेतों को बिल्कुल भी उसमें कोई भी खरपतवार ना रहने पाए। भूमि को भुरभुरा कर लें और 2 क्रॉस जोताई करें और उसके बाद ट्रैक्टर चलाकर भूमि को समतल कर लें अच्छी तरह से। और अंतिम जोताई के समय 8 से 10 टन गोबर की अच्छी विघटित खाद जो है वो अच्छी तरह से पूरे खेतों में मिला दें। और अगर वैसे सामान्य भाषा में बोला जाए तो इसकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो नाइट्रोजन 120 ग्राम है, फास्फोरस 60 किलोग्राम है और पोटास जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो इसकी अनुशंसित मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा एक बार में बुआई के एक दिन पहले आप इसको अच्छी तरह से खेतों में मिला दें। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आप 3 भागों में, मतलब 50% जो है बुआई के समय और बाकी 2 बार आप उसको 30-30 किलोग्राम की मात्रा 2 बार
आप जो है खेतों में डाल सकते हैं। उचित गुणवत्ता वाले 85% या उससे अधिक अंकुरण क्षमता वाले सही प्रजातियों में स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। सामान्य समय पर बुआई करने पर सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशा में बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। विलंब से बुआई की परिस्थिति में बीज दर थोड़ा बढ़ाकर 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीजोपचार की। तो अगर आपकी गेहूं का बीज उपचारित है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उपचारित वाला नहीं है तो आप किसी भी फफूंदनाशक दवा जैसे M45, Z78 दवाइयाँ हैं जो फफूंदनाशक, उसकी आप 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित करके आप इसकी बुआई जो है कर सकते हैं। गेहूं की फसल को या किसी भी फसल को जो है हमेशा कतार से कतार बुआई करना चाहिए, कतार में बुआई करना चाहिए, क्योंकि छिटकवा विधि से कहीं बीज बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं और कहीं बिल्कुल भी नहीं होते। तो एक कतारबद्ध विधि से इसकी बुआई करनी चाहिए। बीजों की बुआई सीधी कतारों में 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें। सामान्य दशा में बुआई पर कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। इसकी बुआई जो है सीड ड्रिल से या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से करनी चाहिए, जिसमें ऑटोमेटिक आप उसकी पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन मतलब कतार से कतार की दूरी जो है फिक्स कर सकते हैं। किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें सिंचाई जो है बहुत आवश्यक है। गेहूं में कितनी बार सिंचाई दी जाए ये मिट्टी की संरचना और फसल के दौरान होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि संभव हो तो प्रथम सिंचाई समय पर बुआई के 20 से 25 दिनों बाद अवश्य करें तथा कम से कम 3 सिंचाई क्रमशः 20-25, 60-75, 90-100 दिनों बाद करें। ये अवस्थाएं क्रमशः ताज मूल जड़ें निकलते समय, कल्ले फूटते समय एवं दानों में दूध पड़ने के समय से मेल खाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन की। खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो हमारी मुख्य फसल से जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, भोजन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, वायु के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए श्रमिक उपलब्ध है, तो आप हाथ से निंदाई गोड़ाई करा सकते हैं, और अगर आपके पास हस्तचलित यंत्र हैं तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे प्रदेश में रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने रबी की प्रमुख फसलों की बुआई शुरू कर दी है। रबी फसल के लिए सबसे अहम है मिट्टी का परीक्षण। परीक्षण से ही पता चलता है कि मिट्टी में किस तत्व की कमी है और कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही फसल के अनुसार उर्वरकों की कितनी मात्रा खेत में डालनी है। मिट्टी में जिस तत्व की उपलब्धता हो उसके अनुसार ही फसल बोने से पैदावार अच्छी होती है। तो आप किस प्रकार से कराएं अपनी मृदा की जांच, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर उदय शर्मा। आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी का सैंपल क्यों, कब और कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं हम। क्योंकि अब आप देख रहे हैं पहली वाली क्रॉप जो है हटा दी गई है, अगली क्रॉप जो लगनी है उससे पहले हमें मिट्टी की जांच करवानी पड़ती है। तो समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हमारी अगली क्रॉप लगनी है उससे पहले जब आपने खाद कोई नहीं डाली है उस समय आपको ये सैंपल लेना पड़ता है। सैंपल लेने के लिए हमें एक पूरा इलाके की सरसरी तौर पे आपको देखना पड़ता है कि एक जैसा है कि नहीं है। अगर सारी हमारी ज़मीन एक जैसी लग रही है तो उसमें एक सैम्पलिंग यूनिट हम बनाते हैं। अगर मान लो 12 बीघे का इलाका है तो 12 बीघे में हम 20 या 25 जगह से हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना वर्मा और खुरपी की सहायता से लें और नमूना लेने वाले स्थान पर 6 इंच का गहरा गड्ढा बना लें और अंदर की सारी मिट्टी बाहर निकाल दें। अब गड्ढे में ऊपर से नीचे तक 2.5 सेंटीमीटर मोटाई की गड्ढे की परत इकट्ठा कर लें। इस तरह सभी निर्धारित स्थानों से नमूना लेकर सबको एक स्थान पर रख दें और उस एक जगह लाके उस सैंपल को मिक्स करते हैं।
उसमें से पत्थर हटाएं, जड़ों के अवशेष हैं वो हटाएं तथा उसको 4 हिस्सों में बांट दें। उन 4 हिस्सों में से 2 हिस्से हम फेंक देते हैं। शेष बचे जो 2 हिस्से हैं उनको फिर हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको फिर हम 4 हिस्से करेंगे, फिर 2 फेंकेंगे, 2 रखेंगे। इसको हम अंग्रेज़ी में क्वार्टरिंग बोलते हैं। यानी हमने उसको सैंपल को अच्छी तरह मिक्स करके उसमें से लास्ट में आधा पौना किलो मिट्टी जो है वो हम सॉइल टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग के लिए हमें वो मिट्टी एक तरह से पूरी आपकी ज़मीन की स्थिति का पूरा आपका अवलोकन कराएगी कि क्या उसमें कमी है। सैंपलिंग करने के बाद सही सैंपल आपने ले लिया, उसके बाद आप अपने नज़दीकी मृदा प्रयोगशाला में जाएं, वहां उसकी जांच कराएं और वहीं से उनसे आप उसकी संस्तुति लें कि आपको क्या करना है, कितनी खाद डालनी है, उसके अनुसार ही आप चलें, तभी आपका भविष्य और उज्जवल होगा। किसान भाइयों, नमूना लेने और रखने में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नमूने को धूप में तथा उर्वरकों के बोरे में नहीं सुखाना चाहिए और न ही उन्हें उर्वरकों के संपर्क में लाना चाहिए। खाद या कंपोस्ट के गड्ढों, मेड़ों, सिंचाई नालियों, पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं सभी किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि कम से कम 3 साल में एक बारी अपना सॉइल का सैंपल या मिट्टी का जांच आवश्यक कराएं, क्योंकि आप हो सकता है कुछ खाद फालतू दे रहे हों या हो सकता है आप बीज बढ़िया ला रहे हैं लेकिन उसकी उत्पादकता पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप खाद पूरी मात्रा में नहीं डाल रहे। तो संतुलित खाद उपयोग के लिए मिट्टी की जांच अति आवश्यक है। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीहोर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पहले बोई गई गेहूं की फसल अगर 20 से 21 दिन की हो गई हो तब इस अवस्था पर पहली सिंचाई करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण वातावरण गर्म, आर्द्रता और दिन के तापमान में गिरावट एवं रात्रि के ताप में बढ़ोतरी रहेगी। इस कारण फसलों में जड़ माहो और दीमक के प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें जगह जगह चकत्ते में पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 cc दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें अथवा नियंत्रण के लिए 1.25 से 1.5 किलोग्राम क्लोरोपाइरीफास प्रति हेक्टेयर की दर से 100 से 150 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में भुरकाव कर सिंचाई करें। इस समय बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्में, अगर आपके पास सिंचाई की पूरी व्यवस्था है तो इन क्षेत्रों के लिए JW 1203, JW 1215 एवं JW 1215, HI 8759, HI 1544 का चयन करें। अगर एक या 2 ही सिंचाई उपलब्ध हो उसके लिए JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531, HI 1544 आदि का चयन कर सकते हैं। असिंचित क्षेत्रों के लिए JW 3288, JW 3173 का चयन कर सकते हैं। चना और अन्य दलहनी फसलों में T या Y आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। फलदार पौधों को रोग और कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर और मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फल वृक्षों में कैंकर रोग की रोकथाम करें। इसकी रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 180 ग्राम 60 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हल्दी और अदरक की फसल में पर्ण धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।
गेंदा की उपयुक्त प्रजाति पूसा नारंगी का नर्सरी बनाकर पौध तैयार करें और तैयार पौध का रोपण करें। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रकाश जाल एवं फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने से पहले और बाद में थनों को 1% पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे पीपी लोशन के नाम से भी जानते हैं, या आइडोफोर घोल से धोएं। मुर्गी के चूजों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए F1 या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगवाएं। इस समय गौवंशी पशुओं में वायरस डिजीज लंपी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इसमें त्वचा पर फफूंदी पड़कर टूटते हैं। लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में टीकाकरण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम चुनार, जिला रायपुर के किसान मोहम्मद रिजवान ने। आप लेयर मुर्गियों के संतुलित आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो मोहम्मद रिजवान जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, सर्दियों का सीजन प्रारंभ हुआ। इसमें अंडों की बहुत महत्ता है और अंडा देने वाली मुर्गी को हम लेयर के रूप में जानते हैं और अंडा उत्पादन का सीधा सीधा संबंध उनके दाने से है। किस प्रकार से हम उनको अच्छे से अच्छा संतुलित आहार दें जिससे कि मुर्गियों का अंडा उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहे, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं हो और लंबे समय तक उच्च मात्रा में वो अंडे देती रहे। मुर्गी पालकों को चूजों से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो अंडा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों को पहली खुराक अंडे से निकलने के 48 घंटे बाद दी जाती है। अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार 3 अवस्थाओं में दिया जाता है, जिसमें पहला चिक राशन, यह 1 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 22 से 24%, ऊर्जा 2700 से 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% होनी चाहिए। दूसरा ग्रोवर या वर्धक राशन, यह 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20%, ऊर्जा की मात्रा 2600 से 2700 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% रखा जाता है। तीसरा और आखिरी लेयर राशन, यह 20 सप्ताह से ऊपर की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 16 से 18%, ऊर्जा 2400 से 2600 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 3 से 3.5% होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में उपलब्ध जो आहार के घटक हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो सामान्यतः अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में पीली मक्का 100 किलो अगर दाने का हम निर्माण कर रहे हैं तो 50 से 60 किलो पीली मक्का, 15 से 20 किलो इसमें खली होना चाहिए, जिसमें सोयाबीन की खली सबसे अच्छी मानी जाती है। आप मूंगफली की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधी मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली दोनों खलियों को ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें चावल की छोटी कनकी या एक राइस पॉलिश होता है जो चावल मिल में इसका पाउडर निकलता है, वो भी आप डाल सकते हैं 15 से 20%। इसके साथ साथ में आपको मुर्गियों के दाने में खनिज तत्वों की मात्रा डालनी पड़ेगी। इनके लिए अंडा उत्पादन के लिए ट्रेस मिनरल्स करके आते हैं, वो आपको 2 किलो आपको डालना पड़ेगा 100 किलो दाने में और 1 किलो नमक। इसके साथ साथ में आपको 2-3 और विशेष दवाइयाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें एक कोक्सीडियो स्टेट नामक एक दवाई है जिसको बाजार में कई ब्रांड नेम से आती है, जिसमें डाइक्लाज्यूरिल बहुत अच्छा नाम है CMP1। तो ये केवल 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ेगी केवल। दूसरा, बरसात के समय भी और भी समय कई बार इनमें फंगस लगते हैं दाने में, तो उसके लिए डिटॉक्सिकेंट आते हैं, वो भी करीब 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ता है। और UTTP करके एक आता है, बड़ा अच्छा डिटॉक्सिकेंट है, इसको भी आप 100 किलो दाने में 100 ग्राम डालेंगे और 10 रुपये की करीब इसकी कीमत पड़ेगी। ये 4 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपका दाना संपूर्ण बन जाता है। जो बाजार में उपलब्ध दाना जिसकी कीमत करीब 40 रुपये किलो है, उससे कहीं कमतर नहीं बैठेगा और आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। और आप इसको अगर बनाएंगे तो आपको इसकी कीमत 32 से 34 रुपये किलो पड़ेगी, मतलब आपको 6 से 8 रुपये प्रति किलो का फायदा निश्चित रूप से होगा और यही आपके पूरे उत्पादन के फायदे के रूप में आपको परिलक्षित भी होगा। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी मुर्गियों को दाना मिश्रण कितनी मात्रा में खिलाएं जिससे आपको अधिक अंडे का उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम कितनी मात्रा दें, तो जो मुर्गी अंडा देती हैं उनको सामान्यतः 110 से 120 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से आहार दिया जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप आहार देंगे तो उसका शारीरिक भार बढ़ेगा, जिससे कि उसकी अंडा क्षमता भी प्रभावित होगी। उसके साथ साथ में आप दाने में कितनी बार आपको दाना देना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। दिन में 2 बार आपको दाना देना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार करीब 4 बजे। 2 बार दाना देने से क्या रहता है कि कई बार मुर्गी जो सुबह नहीं खाई है वो शाम को खाएगी और जो शाम को खाएगी वो अंडे उत्पादन में बड़ा अच्छा उसका प्रभाव रहता है। और मुर्गियों का अंडा उत्पादन सामान्यतः सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होता है। उसके बाद वो दाना खाकर आराम से बैठती हैं। उसके बाद फिर एक बार शाम को 4, 5, 6 बजे पे फिर दाना खाती हैं। तो आप 2 बार उनको दाना डालिए। आपको ये भी देखना है कि जो आप 110 से 120 ग्राम दाना दे रहे हैं, उनको आहार दे रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता का हो। आपको उनके दाने में शुरुआत से ही 3% कैल्शियम, मतलब अगर आप 100 किलो दाना बना रहे हैं तो उसमें 3% कैल्शियम सोर्स जरूर होना चाहिए, जिसमें कि विशेष रूप से जो लाइमस्टोन पाउडर होता है जो भूरे कलर का रहता है, और एक बहुत अच्छी कम कीमत का और एक अच्छा कैल्शियम सोर्स भी उपलब्ध है सेल ग्रेट। अगर वो आपको उपलब्ध हो जाता है मार्केट से तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें संतुलित मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा रहती है जो अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक है। दाने का भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश के समय में, आने वाले समय में भी इसको पॉलीथीन के बैग में रखना है और आपको 15 दिन का दाना आपको बना के रखना है। उससे ज़्यादा दाना आप मत बनाइए, क्योंकि 15 अभी बारिश में उसमें फंगस की संभावना रहती है। दाने के बर्तन को साफ रखिए। उसके साथ में निरंतर रूप से दाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखिए, कहीं आपके दाने में फंगस तो नहीं लग रहा है, कोई अवांछित उसमें सुगंध तो नहीं आ रही है, और जो आप दाना दे रहे हैं उसमें कहीं आपके गोदाम में कहीं चूहे तो नहीं है, क्योंकि चूहे भी कई बार वो बीमारी का वाहक बन जाते हैं, तो उनकी भी रोकथाम आपको करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आप अपने मुर्गियों को अच्छी मात्रा में अच्छा संतुलित आहार दे पाएंगे, जिससे कि उनका अंडा उत्पादन अच्छा बना रहेगा। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।